सुप्रभात। अब तक हमने पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर में 2 पन्नों को पढ़ा व समझा। अब आगे के कहानी के अंशों को देखते हैं। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। अब तक पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। लेखक की अचानक ही दृष्टि यानी नज़र महिपाल सिंह के हाथों पर पड़ती है। उनका एक ही हाथ था, बायां हाथ। दायां हाथ उनके कंधों तक कटा हुआ था। लेखक को बहुत ही हैरानी होती है। महिपाल सिंह बहुत खुश दिख रहे थे और स्वस्थ भी थे। एक पल में ही लेखक के मन में बहुत सारे सवाल जन्म लेने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि क्या यह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? लेखक मन ही मन इस तरह से सोच रहे थे और इस बात को महिपाल सिंह जी समझ जाते हैं। महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाकर यानी लगातार वह देख रहे थे। तब महिपाल सिंह उनसे पूछते हैं, क्या देख रहे हैं? कि यही कि आपको चिट्ठी भेजने वाला व्यक्ति एक हाथ का है। यह तो जीवन है और जीवन में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बड़े ही आसानी से इस बात को कह दी। लेखक को भी हैरानी होती है कि महिपाल सिंह उनके मन में चल रहे बातों को समझ जाते हैं। अब अगले अंश को पढ़ते हैं। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। इन अंशों को समझ लेते हैं। महिपाल सिंह लेखक के सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि दाएं और बाएं में कोई फर्क नहीं होता है। वह तो इंसान के हाथ में है कि वह किस हाथ से कैसे काम करता है। जो काम हम बाएं हाथ से करते हैं वह दाहिने हाथ से भी कर सकते हैं और जो काम दाएं हाथ से करते हैं वो बाएं हाथ से भी कर सकते हैं। यह तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसे अपने हाथों का प्रयोग करता है। लेखक हाथ मुंह धो लेते हैं, चाय पीने लगते हैं और तब वह महिपाल सिंह से पूछते हैं कि आप कब से ऐसे लिख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए महिपाल सिंह विचारों में डूब जाते हैं। वह कुछ सोचने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वह कहते हैं कि अभी मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था, यानी यह सेना में थे। निशाना मारने में यह बहुत तेज थे। ये दोनों ही हाथों से बहुत ही अच्छा निशाना लगा लेते थे। आगे की कहानी को पढ़ते हैं। संयोग की बात थी,
मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूँगा, लिखूँगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूँगा। सरकार ने मेरे पढ़ने, लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। इन अंशों को समझ लेते हैं। महिपाल सिंह अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार मुझे मोर्चे पर जाना पड़ा था। एक दिन जब शत्रु को यानी दुश्मन को गोलियों से निशाना बना रहा था तभी एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया जहां मैं महीनों तक रहा। ठीक हो जाने के बाद सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करूँगा, कौन सा काम करूँगा। तब मैंने उत्तर दिया कि मैं पहले पढ़ूँगा, लिखूँगा और उसके बाद एक समाचार पत्र निकालूँगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने का पूरा इंतज़ाम कर दिया और अखबार निकालने का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया। अब कहानी के आगे के अंश को देखते हैं। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं और लेख लिखे। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। इस अंश को समझ लेते हैं। महिपाल सिंह आगे बताते हैं कि वे सेवा से मुक्त होकर घर आ जाते हैं और बाएं हाथ से ही लिखने की कोशिश करते हैं। लगातार 4-5 साल तक मैं अभ्यास करता रहा, यानी महिपाल सिंह ने लगातार लिखने का अभ्यास अपने बाएं हाथ से किया। बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और ये सारी चीज़ें अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का ही फल है। मैं बार बार लिखता गया जिससे मैं लिखने में दक्ष हो गया। दक्ष शब्द का अर्थ होता है कुशल। जब मैं लिखने में सफल हो गया, दक्ष हो गया, कुशल हो गया, तब मैंने अखबार निकालना शुरू किया। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार मैं प्रति सप्ताह निकालता हूँ। कहानी के अंतिम अंश को पढ़ते हैं। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान, मगर आज अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह जी से विदा ली। कहानी के अंतिम अंशों को समझ लेते हैं। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करके उठते हैं और अपने द्वारा किए गए 4-5 साल के अभ्यास की सभी रचनाओं को मेरे सामने रख देते हैं। मैं उनकी रचनाओं को देखकर हैरान रह जाता हूँ। शुरुआती अक्षर उनके टेढ़े मेढ़े, दूर दूर अलग अलग हुआ करते थे, पर फिर सुधरे हुए होने लगे और अंत में जाकर वह गोल गोल सुंदर अक्षर
एकदम सांचे में ढले हुए यानी एकदम पिरोया हुआ अक्षर दिखने लगा। मैं मोहित होकर उनसे कह उठता हूँ, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में एक दोहा पढ़ा था, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। आज मैंने अपनी आँखों से इसे देख भी लिया। इतना कहकर मैं उनसे विदा ले लेता हूँ, यानी मैं अपने घर की ओर चल देता हूँ। इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य अभ्यास करके अपने बाएं हाथ से बहुत ही सुंदर अक्षर में लिखता है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहें तो हम भी उस काम में कुशल, दक्ष या निपुण हो सकते हैं।